हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं, आपके प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर जाइएगा। आपके एग्जाम में आने के इन क्वेश्चंस के 100% चांसेस हैं, तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के में हमारे पास सबसे पहले आज क्वेश्चन है कथन और कारण का। ठीक है, जिसमें हमें कथन और कारण दिया गया है और उसको हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कारण सही है या नहीं, और वो उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं। तो हम कथन देखते हैं आज का कि जो सिंहली और जो तमिल है उनके बीच जो अविश्वास है वो व्यापक संघ में बदल गया था, है ना, जैसे कि हम सभी ने चैप्टर में पढ़ा था। और जो कारण क्या है हमारा कि जो एक नया संविधान बना था उसमें क्या निर्धारित किया गया था कि जो राज्य है वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही। हमने चैप्टर में देखा था ना कि जो संविधान है उसमें यह निर्धारित किया गया था कि जो बौद्ध धर्म होगा उसको संविधान बढ़ावा देगा और उसको रक्षा देगा, है ना। और हमारा कथन वो था और कारण ये है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कि कथन और जो कारण है क्या वो दोनों सही है, और कारण और जो कथन है वो बिल्कुल सही व्याख्या करते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा कि कथन ए और कथन आर दोनों सही है लेकिन जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। या ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कथन आर गलत है। या ऑप्शन नंबर डी कारण आर गलत है लेकिन कथन ए सही है। पर हम सभी को, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो दोनों कथन दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ना। तो हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों जरूरी है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसको दो तरीकों से बता सकते हैं। पहला हमारा होता है युक्तिपरक कारण, ठीक है, युक्तिपरक तर्क, और दूसरा हमारा हो सकता है नैतिक तर्क। तो युक्तिपरक तर्क क्या होता है, इसमें ना हानि या लाभ के परिणामों को देखा जाता है और उसके आधार पर बोला जाता है। ठीक है, और जो नैतिक तर्क होता है उसमें नैतिकता का और जो उसके अंदर जो महत्व होता है, उसके अंदर जो भूत उसके चीज के अंदर, उस शब्द के अंदर जो भी महत्व होता है उस पर आधारित होता है जो नैतिक तर्क होता है। ठीक है, तो अगर हम युक्तिपरक तर्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है और जो राजनीतिक व्यवस्था होते हैं उसके स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और अगर नैतिक तर्क की बात करें तो जो सत्ता की साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है, जैसा कि हम सभी को पता है। और जो लोग हैं वो भागीदारी आवश्यक है, लोगों की भागीदारी, अगर लोग सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे तो सत्ता चलना में मुश्किल होगा। तो लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी करते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है, शासन चल पाता है, शासन से वो जुड़ते हैं भागीदारी के थ्रू। और जो लोग हैं उनका ये अधिकार बनता है कि उनसे ये सलाह ली जाए कि जो प्रशासन है वो शासन किस किस प्रकार हो, मतलब जो कार्य किए जाएंगे, प्रशासन का काम किया जाएगा वो किस प्रकार से हो, ये जनता से पूछना उनका राइट है, अधिकार है लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे जो हम सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है इसके आंसर में लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो बेल्जियम है उसमें फ्लेमिश क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। हमने बेल्जियम की भी कहानी देखी थी, श्रीलंका की भी कहानी देखी है ना। तो हमें बताना है कि जो बेल्जियम था और उसमें जो फ्लेमिश क्षेत्र था उसमें कौन सी मुख्य रूप से भाषा बोली जाती थी, तो वो थी डच। और फिर था कि जो बेल्जियम है उसमें कौन सा समुदाय जो है अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध था और शक्तिशाली था, तो वो था फ्रेंच बोलने वाले। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो अधिक समृद्ध थे, है ना। और कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी सरकार जो है वो बेल्जियम में शिक्षा और संस्कृति के संबंधों को देखती है, तो वो होती है सामुदायिक सरकार। ठीक है, और श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग जो होते हैं वो किस धर्म के होते हैं, तो वो बौद्ध धर्म के होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1970 और 1993 था, तो उसके बीच में जो बेल्जियम था उसके संविधान में कितने संशोधन किए गए थे, हमें ये बता रहा है। तो उसके संविधान में अभी तक 4 संशोधन किए गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सिंहली समुदाय है
उसके प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए जो श्रीलंका है, उसमें किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया था? तो हमें बताना है कि जो सिंहली समुदाय था, ठीक है? उसमें जब सरकार को बनाए रखना था, उसके लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार बनाई गई थी? तो वो थी बहुसंख्यकवाद, ठीक है? और उन 2 देशों के नाम बताने हैं हमें जिनकी जो सीमाएँ हैं, वो बेल्जियम के साथ मिलती थी। तो वो थी फ्रांस और लक्ज़मबर्ग, ठीक है? और यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है ब्रुसेल्स में। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो यूरोपीय संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। इस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, अब हम वो देखते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस का कि सत्ता की साझेदारी है, उसके विभिन्न रूप हमें बताने हैं, उसके विभिन्न रूपों के बारे में बताना है। तो आप बता सकते हैं कि जो सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है, उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। और जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, वो केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार होती है, ठीक है? अगर मैं क्षैतिज सरकार की बात करूँ तो ऐसे होता है हमारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है? और ऊर्ध्वाधर सरकार हमारा ऐसी खड़ी रेखा की तरह होती है, जिसमें क्या होता है केंद्रीय सरकार होती है, फिर प्रांतीय सरकार होती है और फिर स्थानीय सरकार होती है। इसमें जैसे-जैसे नीचे आता है, उनकी पावर थोड़ी-थोड़ी कम होने लगती है और जो सबसे ऊपर होता है, उसकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसलिए केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है? और हमारा नेक्स्ट है कि जो सामुदायिक सरकार होता है, उसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। जो सामुदायिक सरकार होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सामाजिक समूह होते हैं और उन्हीं के बीच सत्ता की जो है वो साझेदारी हो जाती है। और है हमारा नेक्स्ट कि दबाव समूह। दबाव समूहों के द्वारा भागीदारी मतलब ऐसे कुछ समूह होते हैं जो सत्ता पे दबाव डालते हैं, तो उनका ना भागीदारी हो जाता है, तो इसलिए वो दबाव समूह कहलाते हैं, ठीक है? तो सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप ये हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बेल्जियम है, उसके समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच में तनाव के क्या कारण थे? तो जो हमने देखा ना कि जो बेल्जियम था, उसके जो समाज था, बेल्जियम में जो समाज था, वहाँ पे उन लोगों के सामने ना बहुत सारे तनाव के कारण थे। वहाँ पे भी डच और फ्रेंच को लेकर बहुत सारे भाषाएँ को लेकर वहाँ पे तनाव हो रहा था, तो वो क्यों हो रहा था, हमें वो बताना, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि जो बेल्जियम तो सबसे पहला पॉइंट कि जो बहुसंख्यक डच भाषा के लोग थे, उनकी अवहेलना होती थी क्योंकि वहाँ पे 2 तरह के लोग रह रहे थे, डच और फ्रेंच बोलने वाले। तो जो बहुसंख्यक होते थे, वो डच भाषा की अवहेलना करते थे क्योंकि जो फ्रेंच बोलते थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो इसलिए वो जो डच भाषी लोग थे, उनकी अवहेलना करते थे, उनको भला-बुरा करते थे और उनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, ठीक है? और जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी थे, उनका अधिक अधिक जो ताकतवर थे और समृद्ध होना थे। मतलब यहाँ पे जो बहुसंख्यकवाद थे, जो डच भाषा था, वो बहुसंख्यकवाद था, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो जो डच भाषी लोग थे, वो बहुसंख्यकवाद थे और जो फ्रेंच भाषी थे, वो अल्पसंख्यक थे। तो होता क्या था, तो जो जो बहुसंख्यक होता था, वो अल्पसंख्यक पे ना अपनी ताकत दिखाते थे और अपना ताकतवर दिखाते थे और उनको भला-बुरा कहते थे, ठीक है? तो जो अल्पसंख्यक थे, वो फ्रेंच भाषी का अधिक ताकतवर और समृद्ध होते थे। यहाँ पे उल्टा हो रहा था, जो ज़्यादा संख्या में थे, वो बहुत कम ताकतवर थे और जो कम संख्या में थे, जो अल्पसंख्यक थे, वो बिल्कुल ताकतवर थे और समृद्ध थे, है ना? और आर्थिक विकास और जो शिक्षा का लाभ था, वो एक खास समुदाय तक ही सीमित था। ऐसा नहीं था कि जो आर्थिक विकास हो रहा था और जो शिक्षा था, उसका लाभ सभी को हो रहा था। वो एक खास समुदाय के बीच में ही सीमित था और जो राजनीतिक सत्ता था, वो एक समुदाय विशेष में केंद्रित था। यहाँ तक कि जो सत्ता था ना, वो भी एक समुदाय विशेष के में ही केंद्रित था। इसीलिए जो वहाँ पे जो बेल्जियम था, उसमें बेल्जियम के समाज में जो विभिन्न भाषाई लोग रहते थे, उनके बीच तनाव के कारण थे। क्योंकि जो संख्या में कम है, फिर भी उनको सारी पावर्स वगैरह दी जा रही है, परंतु जो संख्या में ज़्यादा है, उनको किसी भी तरह की पावर नहीं देना, उनको अवहेलना करना, है ना? तो ये कुछ रीज़न थे जिस वज़ह से बेल्जियम में का जो समाज था, उसमें तनाव बना रहता था। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो श्रीलंका है, उसमें बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? तो हमने श्रीलंका की कहानी में भी देखा था कि किस प्रकार बहुसंख्यकवाद आया और उस प्रकार से क्या हुआ कि जो सामाजिक तनाव था, वो जन्म ले लेता है। तो वो कैसे लेता है? तो बहुसंख्यकवाद के तहत जो सिंहली होते हैं, उनके हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो बहुसंख्यकवाद होता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जो सिंहली समुदाय होता है,
उसको विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और जो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उसमें सहेलियों का एकाधिकार होता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या राजभाषा हो, ठीक है। और है ना, उसमें क्या होता है, जो सीली होता है उसका केवल अधिकार होता है, और जो सीली भाषा होता है उसको एकमात्र राजभाषा भी घोषित कर दिया जाता है। और जो तमिल होते हैं उनके हितों का दरकिनार कर दिया जाता है। होता क्या है, जो सीली समुदाय होते हैं उनको सभी तरह की फैसिलिटी दी जाती है, उनका एकाधिकार हो जाता है, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। परंतु जो तमिल समुदाय होता है उनके हित को ना दरकिनार कर दिया जाता है, मतलब किनारे पर कर दिया जाता था, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। और जो तमिल होते थे उनको राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया। एक तरफ सिंहली समुदाय को सभी अधिकार वगैरह देना और दूसरी तरफ जो तमिल थे उनको राजनीतिक अधिकार से भी वंचित रखना। तो ये कुछ कारण थे जो कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के सामाजिक तनाव को जन्म दिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है, इसकी में आपको तर्क देना है। ये हम पहले भी देख चुके हैं पर इसका आंसर थोड़ा सा आप डिफरेंट वे में हम देंगे, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो सके इसलिए, और जो लोकतंत्र है वो मूल्य के अनुकूल हो, और ये राजनीतिक जो अस्थिरता है उसको कम करे, है ना। और जो सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके, इन सभी चीजों के लिए जो सत्ता की साझेदारी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें और भी कई पॉइंट्स बन सकते हैं, आप एग्जाम में नंबर के अकॉर्डिंग इसके आंसर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो श्रीलंका है उसमें 1950 के कानून के अनुसार जो सिंहली लोग थे उनके वर्चस्व के 3 प्रावधान बताने हैं। ऐसे कौन से प्रावधान थे जिसके अनुसार जो सिंहली लोग थे उनका वर्चस्व ज्यादा था? तो पहला कि जो सिंहली भाषा है उसको श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित कर दी थी, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा। और जो सिंहली लोग थे उनको शिक्षण संस्थान और जो सरकारी नौकरियां थी उनमें प्राथमिकता दी गई थी। और जो सिंहली लोग थे ना उनको राजनीतिक प्रक्रिया में जितने भी स्वतंत्र रूप थे उसमें भाग लेने का अधिकार था। तो हो क्या था कि जो सिंहली समुदाय थे उनको सरकारी नौकरियां में भी प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती थी, और राजनीति में भी भाग लेने में उनको अधिकार दिया गया। और जो सत्ता की जो सही वो लोग क्या है कि ना, होता क्या है कि जो सीली समुदाय होता है ना उसी को सभी प्रकार का अधिकार दिया जाता है, चाहे वो नौकरी हो, राजनीति में भाग लेना हो, उसको राजकीय भाषा भी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म होता है उसको पूजा अर्चना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो ये कुछ रीजन थे जो बताते हैं कि जो सीली समुदाय था उनका वर्चस्व था यहाँ पर, ठीक है, श्रीलंका में। अब हम आगे देखते हैं कि लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की जो व्यवस्था होती है उससे आप क्या समझते हैं? कि लोकतंत्र में एक नियंत्रण होता है और उसमें संतुलन होता है, तो इससे आप समझते क्या है, हमें वो बताना है। तो लोकतंत्र में जो सरकार होते हैं उसके विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होती है उनके बीच सत्ता की साझेदारी होती है। क्योंकि जो जितनी भी विधायिका होती है हमारे पास, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, उनके बीच सत्ता की साझेदारी होती है, सबको सत्ता बँटा हुआ होता है, ठीक है? और जो सरकार होता है उसकी विभिन्न जो अंग हैं वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी-अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। वो सभी एक ही स्तर पर रहते हैं। जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है वो सभी एक ही स्तर पर ऐसे ही रहते हैं, ठीक है? क्षैतिज रूप से। तो एक ही स्तर पर रहते हैं और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। और कोई भी एक अंग जो होता है वो सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है, और हर अंग जो है वो दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। मतलब जो ये 3 विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है वो तीनों एक ही स्तर पर रहकर कार्य करते हैं और एक दूसरे पर अंकुश असीमित उपयोग नहीं कर सकते सत्ता का, ठीक है? और एक दूसरे पर अंकुश भी रखते हैं। और इससे क्या होता है, जो विभिन्न संस्था है ना उनके बीच सत्ता का संतुलन बनता है। और उदाहरण के लिए अगर बात करूं तो जो मंत्री विधायक है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो मंत्री होता है वो विधायक के प्रति उत्तरदायी होता है, राइट। तो न्यायपालिका की जो नियुक्ति है वो कार्यपालिका करती है, परंतु जो न्यायपालिका है उसकी कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो देखिए, जो न्यायपालिका होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करता है। परंतु जो न्यायपालिका होती है वो ही कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। आपको आई होप कि यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा कि देखिए, एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि हमारे पास 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है? तो जो न्यायपालिका होती है उसको बनाता कौन है? कार्यपालिका, कार्य का जो पालन करती है, ठीक है? और
परंतु जो कार्यपालिका और जो विधायिका होती है, उसके द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं, वो गलत है कि सही है, जो कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो कानून बनाया गया है, वो गलत है कि सही है, उसको कौन बताता है? उसको न्यायपालिका बताती है और न्यायपालिका ही उसकी समीक्षा करती है, उस पर अंकुश लगाती है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो व्यवस्था होती है, इसी को नियंत्रण और संतुलन का व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, तीनों एक-दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है? और इसमें संतुलन भी, बैलेंस भी बन जाता है। एक ओर जहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, वहीं दूसरी ओर जो न्यायपालिका है, वो कार्यपालिका और विधायिका के कामों पर अंकुश रखती है और उनका ध्यान रखती है, ठीक है? तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है। आप एग्ज़ाम में अगर सेम एज़ इट इज़ भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सभी को डिस्कस कर लिया है और आगे और भी सीरीज़ आने वाली हैं, तो आप सभी को बड़े ध्यान से देख कर जाइएगा एग्ज़ाम देने जाने से पहले, ठीक है? और अगर आपको कुछ पूछना हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।